नमस्कार फ्रेंड्स, आपका हमारे अनवी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम इतिहास को कर रहे थे, इतिहास के बारे में हम पढ़ाई कर रहे थे और हमने एंशिएंट हिस्ट्री से लेकर मेडिवल हिस्ट्री तक बहुत कुछ चीज़ें कवर कर ली है। और अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे जाके ज़रूर देखें। आज हम आपको बताने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट, यहाँ से हमारा एक सीरीज शुरू हो रहा है, वो है मुगल वंश का। और जिसमें आज हम पहले शासक बाबर की बात करेंगे, किस तरह से उसने भारत में मुगल वंश की नींव रखी। और साथ ही हम बात करने वाले हैं बाबर की पत्नियों के बारे में, क्योंकि हाँ, बाबर की पत्नियों का जो जिक्र है, जो वर्णन है, वो हर जगह नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स, आज हम इसको सिर्फ पढ़ेंगे ही नहीं, लर्न भी करते चलेंगे। तो अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। और आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो मुगल शासक थे, ये तुर्कों की चुगताई शाखा थे से आए हुए थे। तुर्क में एक चुगताई वंश चलता था, वहां से आए थे। एक मंगोल नेता था चंगेज खां, जिसका आप सभी ने नाम सुना होगा। वो तुर्कों के वंश का था, उसी के नाम पर एक चुगताई वंश पड़ा था। वहीं से मुगल शासक आते हैं। बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ठीक है, बाबर का पूरा नाम। और इसका जन्म 14 फरवरी यानी वैलेंटाइंस डे पर हुआ था, 14 फरवरी। और देखिए, इसका सन में भी 14 है, 1483, 83। 14 फरवरी 1483, 14 फरवरी 1483 फरगना में इसका जन्म हुआ था, फरगना में। और इसके पिता की मृत्यु के बाद 12 वर्ष की ही अवस्था में 1495 यानी 1495 में यह राजा बना। उस समय इसकी आयु सिर्फ 12 साल थी, उस समय यह राजा बना। 1504 में इसने काबुल पर विजय प्राप्त की, 1504 में। और 1506 में इसके पूर्वजों ने एक उपाधि धारण कर ले रखी थी मिर्जा की, उसको हटा के इसने पादशाह की उपाधि धारण की, ठीक है, 1506 में। उसी समय भारत में एक आलम खां नाम का एक आदमी था, आलम खान। इब्राहिम लोदी उस समय शासक था, उसी का चाचा था आलम खान। तो आलम खान गद्दी पर बैठना चाहता था, तो इसने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। और 1524 में, उस समय बाबर का 4th भारत अभियान था, 1524, उसको पंजाब का एक गवर्नर था दौलत खां और इब्राहिम लोदी के बीच कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, कुछ विवाद चल रहे थे। तो दौलत खां ने उसको संदेश दे करके बुलाया कि इब्राहिम लोदी को सिंहासन से हटा करके आलम खान को उसकी जगह पर नियुक्त किया जाए, मतलब पदस्थ करवा दो, उसमें सहायता करने के लिए उसने बाबर को आमंत्रित किया। एक स्टोरी की तरह है हिस्ट्री, इसको आप याद ना करिए, ध्यान से समझ लेंगे तो याद हो जाएगा। बस याद करना है सन 1524 में इसने आक्रमण के लिए इसको बाबर को आमंत्रित किया, आलम खान ने, ठीक है। बाबर के लिए ये एक स्वर्णिम अवसर था और उसने सोचा कि इसी समय अब हम भारत में अपना पैर जमा सकते हैं। और इसी के साथ पानीपत का प्रथम युद्ध स्टार्ट हुआ 21 अप्रैल को 1526 को। 1524 में उसने आमंत्रित किया और 1526 में स्टार्ट हो गया। 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। अब इसमें क्या हुआ, जो बाबर था उसके पास बहुत सी विशिष्ट सुविधाएं थीं। उसके पास उन्नत तोपखाने थे। तो जो उसका तोपखाना था, उसका नेतृत्व कौन करता था? अली कुली नामक व्यक्ति करता था। ये भी कई बार पूछा है। बाबर के तोपखानों का नेतृत्व करता था अली कुली। तो इब्राहिम लोदी की सेना बहुत अधिक थी, लेकिन उसके तोपखानों की वजह से, उसके विशिष्ट सैनिक रख रखाव प्रबंधन की वजह से इब्राहिम लोदी पराजित हुआ और दिल्ली और आगरा पर बाबर का अधिकार हो गया। दिल्ली और आगरा पर बाबर का अधिकार हो गया। और 27 अप्रैल, देखिए 21 अप्रैल को शुरू हुआ और 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने स्वयं का बादशाह घोषित कर दिया। 7 दिन में युद्ध समाप्त कर उसने उसको अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया। और यहीं से पड़ जाती है मुगल साम्राज्य की नींव। तो इतना आपको लर्न करने में अगर कोई भी दिक्कत हुई तो मुझे जरूर कमेंट करके बताएं। एक हम लोग उसका शार्ट रिवीजन करते हैं। देखिए, 14 फरवरी 1483 में उसका जन्म होता है। 1504 में काबुल विजय करता है। 1506 में इसने पातशाह की उपाधि धारण की। 1524 में इसको भारत आने का संदेश मिलता है। और 1526 में इसने ये 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का युद्ध शुरू होता है। 27 अप्रैल 1526 को यह स्वयं को दिल्ली का बादशाह घोषित कर देता है।
जो बाबर था ये बड़ा उदार शासक था, तो इसीलिए इसको कलंदर की उपाधि दी गई उदार के नाम पर। अब बाबर के कुछ 3-4 युद्ध हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और जिनका सन और किससे हुआ ये पूछता है, इसको याद कर लेते हैं। 17 मार्च 1527 सब लाइन से हुआ। देखिए 1526 को पानीपत का युद्ध हुआ, 1527 को खानवा का युद्ध होता है बाबर और राणा सांगा के बीच, जिसमें राणा सांगा पराजित होते हैं। और यहीं पर गाजी, गाजी अर्थात काफिरों को मारने वाला, गाजी की उपाधि मिलती है बाबर को। उसके बाद 1528 में चंदेरी का, सब लाइन से है, 1526, 1527 और 1528 में चंदेरी का युद्ध होता है बाबर और मेदिनी राय के बीच, मेदिनी राय के बीच। उसके बाद से 1529 में घाघरा का युद्ध होता है बाबर और महमूद लोदी के बीच। सब लाइन से 26, 27, 28, 29, 1500, ये सब बाबर के लाइन से युद्ध हैं। और बाबर का यह अंतिम युद्ध होता है घाघरा का युद्ध। इसको याद करने के लिए एक शॉर्टकट में आप पढ़ सकते हैं कि 1526 को पानीपत का युद्ध होता है, यानी कि पानी पीता है वह 1526 में, और 1527 में वो खाना खाता है खानवा के युद्ध में, 1528 में वह चांद देखता है खाना खाने के बाद चंदेरी के युद्ध में, और 1529 में वह घर चला जाता है, घाघरा का युद्ध होता है 29 में, और ये इसका लास्ट युद्ध होता है। ठीक है, एक हल्की सी शॉर्ट ट्रिक है ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, अब देखिए जो बाबर का साम्राज्य था यह काबुल से लेकर पंजाब और उत्तर प्रदेश, जो आधुनिक उत्तर प्रदेश है, इन सब में फैला हुआ था। जो वर्तमान में राजस्थान है वहां पर बाबर का वो नहीं था, साम्राज्य नहीं था। इसने अपने जीवन संबंधित एक किताब लिखी, किताब का नाम था तुजुके बाबरी, या इसको बाबरनामा भी कहते हैं। यह तुर्की भाषा में थी और बाद में इसका फारसी अनुवाद किसने किया? अब्दुल रहीम खान खाना ने। तुर्की भाषा में बाबर ने लिखी तुजुके बाबरी और जिसका फारसी अनुवाद किया अब्दुल रहीम खान खाना ने। 2 हिंदुओं का उसने बाबर में अपनी पुस्तक में उल्लेख किया है, 2 हिंदुओं का, 2 हिंदू नगरों का, सॉरी हिंदू राज्यों का। कौन कौन सा? एक विजयनगर और दूसरा मेवाड़। विजयनगर पे हमने एक बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देखें। अब देखिए जो बाबर का सेना नायक था उसका नाम था मीर बाकी, और मीर बाकी कौन था? अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराने वाला मीर बाकी ही था, बाबर के सेना का नायक था। बाबर ने कुछ पद्य रचनाएं भी की थी और इसने मुबय्यान शैली स्टार्ट की थी, मुबय्यान शैली पद्य रचनाएं की थी जिसको मुबय्यान शैली में इसने लिखा, जो इसकी अपनी शैली थी। अब आते हैं बाबर की पत्नियों के बारे में। देखिए बाबर की 11 पत्नियां थीं, आयशा सुल्तान बेगम, जैनाब बेगम, मौसमा बेगम, महम बेगम, गुलरुख बेगम, दिलदार बेगम, मुबारका बेगम, गुलनार बेगम। और जो इसकी प्रमुख पत्नी थी आयशा सुल्तान बेगम, वह तैमूर की राजकुमारी थी और उसके पिता थे अहमद मिर्जा, वह सम्राट थे। जाहिर है वो राजकुमारी थी तो उसके पिता सम्राट थे। आयशा के चाचा का नाम था उमर शेख मिर्जा, जो बाद में उसके ससुर बने, अर्थात उमर शेख मिर्जा का पुत्र था बाबर और उसी से आयशा का विवाह हुआ। और हुमायूं जो कि बाबर का पुत्र था और बाद में उसका उत्तराधिकारी बना, वह आयशा का ही पुत्र था। तो अब हम कल यहाँ से पढ़ेंगे कि जो मुगल वंश का दूसरा शासक है हुमायूं, उसके बारे में, साथ ही साथ हम उसके साथ साथ शेर शाह के बारे में डिस्कशन करते हुए चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो अगर हमको हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करो यार प्लीज़। और अगर कुछ आपको कॉम्प्लीमेंट्स देने हैं तो वो भी आप दे सकते हैं, कुछ सुझाव देने हैं तो वो भी आप कमेंट्स में दे सकते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको लर्न भी हुआ होगा। थैंक यू।